कहानी की शुरुआत में हम शाओ को देखते हैं जो एक अनजान लड़के के साथ एक ही बिस्तर में थी। एक्चुअली कल रात शाओ उस लड़के के साथ नशे में इंटीमेट हुई थी। शाओ सोचती है कि क्या उसे इस लड़के का फेस देखना चाहिए। फिर उसे लगता है कि वैसे भी आगे चलकर वह इस लड़के से नहीं मिलने वाली, तो फेस देखने का क्या ही फायदा। इसलिए उस लड़के के पास कुछ पैसे रख के चुपचाप वहां से निकल जाती है। इस लड़के की बात करें तो इसका नाम शैन युआन था। युआन का असिस्टेंट बताता है कि कल मिस शाओ 5वीं बार डंप हुई हैं और कल उनका 28th बर्थडे भी था। मिस शाओ बहुत ज़्यादा उदास थी, इसलिए उनकी मैनेजर ने उनको हैप्पी करने के लिए उनके लिए मेल मॉडल ऑर्डर किया था। तो युआन को मैनेजर पे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि युआन खुद ही शाओ को पसंद करता था। शाओ की बात करें तो शाओ एक एक्ट्रेस थी। युआन का मैनेजर बताता है कि कल रात कोई रिपोर्टर मिस शाओ को स्टॉक कर रहा था। इससे साफ पता चल रहा है कि कोई मिस शाओ को हर्ट करना चाहता है। युआन को जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर असिस्टेंट बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं जल्दी उस पर्सन का पता लगा के रहूंगा। और कहता है कि वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप जब अब्रॉड में थे तो अमीर फैमिली की लड़कियां आपके पीछे पड़ी रहती थी, पर आपने उनमें से किसी की तरफ एक नजर देखा भी नहीं। आप इतने पावरफुल हैं, फिर भी मिस शाओ के सामने खुद को इतना नॉर्मल क्यों दिखाते हैं। युआन देखते हैं कि आज शाओ का फर्स्ट टाइम था और बोलता है क्योंकि शाओ सभी लड़कियों से बहुत ही अलग है। पता चलता है कि 6 साल पहले स्कूल में युआन ने कुछ लड़कों के साथ फाइट कर ली थी, इसलिए टीचर ने युआन की फैमिली को स्कूल बुलाया था। तो शाओ आती है। शाओ युआन को धीरे से बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर फैंग की बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हारी सिस्टर थोड़ी बिजी है इसलिए उसने मुझे भेज दिया। टीचर शाओ को युआन की सिस्टर समझकर युआन की कंप्लेंट करने लगती है कि इसने इन लड़कों से फाइट की, पर शाओ युआन का साइड लेती है कि साफ दिख रहा है कि इन लड़कों ने गैंगअप करके मेरे भाई को मारा है। मुझे अपने भाई पे पूरा यकीन है, वह बिना किसी कारण किसी से फाइट नहीं कर सकता। युआन बोलते हैं कि मुझे ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, इसलिए ये हमेशा मेरा मजाक बनाते हैं और मुझे बुली करने की कोशिश करते हैं। तो ये जानकर शाओ गुस्से में उन लड़कों को मारने जाती है, तो टीचर माफी मांगती है कि सारी मेरी गलती है, मैं खुद ही इन बच्चों को हैंडल कर लूंगी। जिस तरह से शाओ युआन को प्रोटेक्ट कर रही थी, युआन पहली नजर में शाओ को पसंद करने लगा था। युआन ने सोच लिया था कि अब वे बड़ा हो चुका है, इसलिए अब से वे शाओ को प्रोटेक्ट करेगा। बाद में युआन का असिस्टेंट बताता है कि उनकी सिस्टर फैंग रात भर उनको ढूंढ रही थी और वे बहुत ज्यादा गुस्से में है। युआन बोलते हैं कोई नहीं, मैं संभालूंगा, और अपने असिस्टेंट से उसकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखने को बोलता है कि वह शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है, क्योंकि अभी उसको सिर्फ शाओ पे फोकस करना था। युआन का यही इंटेंशन था कि उसको कैसे भी करके शाओ को अपना बनाना है। शाओ अपने एजेंसी आती है तो उसकी मैनेजर टीज करने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि रात में तुमने सही से एंजॉय किया। शाओ बोलती है कि तुम्हें मेल मॉडल हायर करने की जरूरत क्या थी। मैनेजर बोलने लगती है कि मुझे याद है कि कल डंप होने के बाद तुम कैसे पागलों की तरह रो रही थी कि अब मुझे जीना नहीं, किसी ने मेरे बर्थडे पर मुझे डंप कर दिया। अब मैं तुम्हारी मैनेजर, ऊपर से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त, तो भला मैं तुम्हें रोते हुए कैसे देख सकती थी। और पूछने लगती है कि वैसे वो मेल मॉडल था कैसा, तुमने एंजॉय तो किया ना। शाओ कल रात के बारे में सोचकर शर्माने लगती है। मैनेजर बोलती है कि वह मेल मॉडल हैंडसम तो पक्का होगा। शाओ कहती है कि मैंने उसका मास्क नहीं हटाया, तो मैनेजर बोलने लगती है कि तुम बिना उसके फेस देखे उसके साथ सब कुछ करके चली आई, तुम तो कमाल हो। शाओ बोलती है कि तुम्हें पता है कि बस वह नशे के हालत में वन नाइट स्टैंड था, तो फेस देख के क्या ही करना। मैनेजर कहती है कि ये भी सही बात है, पर कल तुम्हें कैसा लगा, कल तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। शाओ बोलती है कि वह कोई यंग लड़का था, बस ठीक ही ठाक ही लगा। अब सीसीटीवी कैमरा से युआन उनकी सारी बातें सुन रहा था। युआन सोचता है कि अगर सिस्टर शाओ मेरी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है तो नेक्स्ट टाइम मुझे खुद को प्रूव करना होगा। जल्दी युआन की सिस्टर फैंग की कॉल आती है कि रास्ते में तुम्हें ढूंढ रही हूँ, आखिरकार तुम गायब कहाँ हो। हम शाओ के बर्थडे पार्टी में भी नहीं जा पाए। युआन बोलता है कि कोई नहीं, अब सिस्टर शाओ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनको वापस से बुला लो। अब फैंग के बुलाने पर शाओ क्लब आती है। शाओ को चोट लगने वाली थी कि जब युआन सही टाइम पर आकर उसको अपनी तरफ खींच लेता है। शाओ सोचते है कि लड़का कितना क्यूट है। युआन बोलता है कि आप ठीक तो है ना। शाओ सोचते है कि उसको इस लड़के की आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। युआन बोलता है क्या आप अपना हाथ हटा सकती हैं, तो शाओ को बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है और माफी मांग के वहां से भाग जाती है। युआन की सिस्टर फैंग बोलती है कि क्या हुआ, तुम चोरों की तरह क्यों आ रही हो। शाओ बोलती है कि अभी मुझे चोट लगने वाली थी, पर लकीली एक लड़के ने मुझे बचा लिया। फैंग उसके बॉयफ्रेंड को लेकर टीज करती है, तो शाओ बोलती है कि कल ही मेरा ब्रेकअप हो गया, सोचो 5वीं बार मैं डंप हुई हूँ। तो फैंग कहती है कि कोई नहीं, तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिल जाएगा, इसमें तुम्हारे एक्स का नुकसान है। शाओ कहती है कि वैसे तुमने मेरे लास्ट ब्रेकअप पर भी यही बोला था, और कहती है कि वैसे तुम मेरे बर्थडे पर क्यों नहीं आई। फैंग कहती है कि डैड ने मुझे मेरे भाई को एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए भेजा था, पर पता नहीं वो पागल गायब कहाँ हो गया। रात भर मैं पागलों की तरह उसको ढूंढ रही थी। शाओ कहती है कि युआन चाइना वापस भी आ गया। फैंग कहती है कि बिल्कुल, वैसे मुझे याद है कि तुमने कहा था कि यंग लड़कों के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा है। मेरे भाई के काफी हैंडसम दोस्त हैं,
अभी मेरा भाई भी आएगा तो मैं उसको बोलूंगी कि वो अपने दोस्तों से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दे। शाओ कहती है कि तुम्हारा मतलब तुम्हारा भाई युवान अभी यहाँ पे आ रहा है। वैसे ही युवान आता है तो शाओ उसको यहाँ पे देख के हैरान थी। युवान बोलता है कि आप इतनी जल्दबाजी में भाग गई, मैंने आपको हेलो तक नहीं बोला। शाओ तो उसको ही देखने में लगी थी तो युवान बोलता है क्या हुआ, आप मुझे भूल चुकी हैं। तो शाओ को स्कूल टाइम का मेमोरी याद आता है कि कैसे युवान बोल रहा था कि आज तो आप मुझसे पहली बार मिली हैं और फिर भी आपको मेरी बातों पे यकीन है। शाओ कहती है कि बिल्कुल, क्योंकि तुम फैंग के ब्रदर हो और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। शाओ बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें भूली नहीं, तुम इतने सालों बाद वापस आए हो इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। शाओ उससे हाथ मिलाने आती है तो युवान उसको अचानक से गले लगाते हुए बोलता है मुझे याद रखने के लिए थैंक यू, वैसे मैंने आपको बहुत ही मिस किया। फैंग तो युवान की ऐसी हरकत को देखकर हैरान थी कि ये पागल कर क्या रहा है। युवान शाओ के सामने फुल बेचारा बनने का नाटक करता है कि माफ करना अगर मैंने आपको ऑफेंड किया हो। तो एब्रॉड में ऐसे ही गले मिलकर ग्रीट करते हैं। आई नो मेरी पर्सनालिटी बहुत ही अलग है इसलिए शायद आपको बुरा लग गया होगा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। शाओ बोलती है कि माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, गलती मेरी है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। गले लगाकर बोलती है कि देखो मुझे तुम्हें गले लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो युवान उसको टाइटली हक कर लेता है। अब फैंग से बर्दाश्त नहीं होता इसलिए दोनों को अलग करती है। युवान से बोलती है कि मैं भी यही हूँ, मैं तुम्हें गले लगाने के लिए नहीं दिखी। दोनों से कहती है क्या तुम दोनों ऑलरेडी मिल चुके हो। युवान बताने जा रहा होता है पर ये चीज शाओ के लिए थोड़ी सी एम्बैरेसिंग थी इसलिए बात को पलट देती है। अब तीनों मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं। शाओ और फैंग ड्रंक होकर डांस करने में लगी थी तो युवान का पूरा फोकस शाओ पे ही था। फैंग को इग्नोर करके शाओ को संभालने में लगा था तो फैंग कहने लगती है कि मैंने आज तक तुम्हें अपनी सिस्टर को ऐसे ट्रीट करते नहीं देखा। वैसे मैं तो तुम्हें जानती हूँ पर कोई अनजान तुम्हें शाओ को ऐसे ट्रीट करते हुए देखता तो उसको यही लगता है कि तुम्हें शाओ पे क्रश है। पर फैंग को कोई आइडिया नहीं था कि सही में वो शाओ को पसंद करता है। शाओ नशे में बोलती है कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसको बता दो, ऐसे खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। शाओ इतनी नशे में थी कि वहीं पर सो जाती है। युवान अचानक से बोलता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ तो ये सुनकर फैंग का एक्सप्रेशन देखने लायक था। फैंग बोलती है कि तुम शाओ को पसंद करते हो, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, जितना मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से इतने मिले भी नहीं, तो तुम शाओ के प्यार में कब पड़ गए। युवान बोलने लगता है कि क्या हुआ, अब हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है या हम दोनों को अलग करना चाहती हैं। फैंग कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ तो ये तमीज में बात करो, मुझे लगता है बस तुम्हें शाओ पे क्रश है और वैसे भी शाओ तुमसे 6 साल बड़ी है, वह तुम्हें खुद ही एक्सेप्ट नहीं करने वाली। युवान बोलता है कि इनको एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि शाओ सिर्फ मेरी है। फैंग कहती है कि तुम्हें पता है ना कि जिन लड़कों के साथ में शाओ रिलेशनशिप में थी सबसे उसका ब्रेकअप हो गया, उसका रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाता। तो अचानक से युवान बोलता है कि मैंने उन लड़कों को सिस्टर शाओ की लाइफ से गायब किया है। तो फैंग हैरान थे कि उन लड़कों ने युवान के ही बोलने पर शाओ को डंप किया था। फैंग बोलती है पर तुम शाओ के प्यार में पड़े कब, कहीं स्कूल टाइम से तो नहीं जब तुम सिर्फ 16 साल के थे। शाओ तुम्हें स्कूल लेने गई थी, मतलब जब से तुम्हें शाओ के लिए ऐसे बैड इंटेंशन है। युवान बोलता है कि उस दिन शाओ मेरी लाइफ में एक रोशनी बनकर आई थी और उन्होंने मेरे अंधेरे से दुनिया में उजाला फैला दिया। फैंग से बोलता है कि आप मेरी हेल्प करेंगी ना, पर फैंग तो खुद ही शॉक में थी। फैंग बोलती है अगर शाओ को पता चला कि उसके सभी ब्रेकअप के पीछे तुम्हारा हाथ है तो तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें माफ कर पाएगी। युवान बोलता है कि मैं इस बारे में कभी पता नहीं लगने दूंगा। फैंग कहती है अगर गलती से उसको पता चल गया तो। युवान बोलता है कि ऐसा हुआ तो मैं सिस्टर शाओ को हमेशा अपने पास कैद करके रखूंगा और मैं उन्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। फैंग को पता था कि युवान पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है जो एक तरह का मेंटल इलनेस था, इसलिए बोलती है क्या तुम अपनी मेडिसिन ले रहे हो। युवान बोलता है कि वह मेडिसिन यूजलेस है, मुझे लगता है कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ, बस मैं इतने सालों से शाओ को देख नहीं पा रहा था इसलिए मेरी कंडीशन खराब हो रही थी। आपको मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता है ना, अगर शाओ मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, शाओ ही मेरी मेडिसिन है। युवान शाओ को घर छोड़ने जा रहा था। युवान बोलता है कि आपसे थोड़ी सी ड्रिंक नहीं चली जाती, जब मैं आपके पास रहूं जब भी आपको ड्रिंक करनी है, आप समझ गई ना। शाओ कहती है कि छोटे से बच्चे तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। युवान शाओ को ध्यान से देखता है तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। शाओ को किस करने जाता है तो शाओ की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। युवान नैपकिन लेने जाता है, वैसे ही मास्क नीचे गिर जाता है। शाओ युवान पर उस मास्क को लगाकर देखती है तो उसे मेल मॉडल की याद आती है। शाओ पूछती है क्या कल रात तुम मेरे साथ थे, तो युवान अनजान बनने का नाटक करता है कि आप क्या बोल रही हैं, ये मास्क तो मुझे अभी क्लब में लगाने के लिए मिला था। शाओ सोचती है कि सही बात है, वह पर्सन युवान कैसा हो सकता है, लगता है मैं पागल हो चुकी हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ को उसकी सेक्रेटरी बताती है कि आज उनकी मैगजीन शूट है। सेक्रेटरी बोलती है कि रात में वो बहुत ही ड्रंक थी इसलिए उसको हैंगओवर सूप देती है।
शाओ को याद आता है कि युवान उसको घर लेकर आया था, लेकिन वे कंफ्यूज थे कि युवान को उसके घर का पासवर्ड कैसे पता। जल्दी ही युवान के पास फैंग की कॉल आती है कि शाओ मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हें उसके घर का पासवर्ड कैसे पता। अगर उसे पता चल गया कि मैंने बताया तो इसलिए आगे से थोड़ा सोच समझ कर एक्शन लेना। मतलब फैंग दोनों को मिलाने में हेल्प कर रही थी। इस वक्त युवान अपने दोस्त के पास था, जिनमें से एक का नाम जिन, दूसरे का चैंग और तीसरे का हान होता है। पता चलता है कि जब युवान अब्रॉड में था तो उसके दोस्त ने शाओ की इन्फॉर्मेशन युवान तक पहुंचाते थे। युवान बोलता है कि अब मैं आ चुका हूँ तो अब मैं शाओ को सब कुछ देने को तैयार हूँ जो वे डिजर्व करती है, इसलिए अब तुम तीनों को उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। उसके दोस्त बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें हमसे भी जलन हो रही है। युवान बोलता है कि मुझे नहीं पसंद कि कोई भी आदमी शाओ को अप्रोच करे, और तुम लोग भी शाओ के क्लोज गए तो अपना जेंडर चेंज करवाने के लिए तैयार रहना। तो हान हंसने लगता है और बोलता है कि तुम 6 साल में बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम टेंशन मत लो सिस्टर, शाओ की एजेंसी हमारे एंटरटेनमेंट कंपनी के अंडर है, कोई भी बात हुई तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ये जल्दी असिस्टेंट आकर बताता है कि उनको पता चल गया कि मिस शाओ के पीछे उस रिपोर्टर को किसने भेजा था। युवान शाओ के पास जाने लगता है तो असिस्टेंट बोलता है कि आप वहाँ पर्सनली नहीं जा सकते। तो युवान अपने एक्टर दोस्त चैंग को जाने को बोलता है। इधर कंपनी की एजेंट शाओ को अंडरवियर में मैगजीन शूट करने को बोलती है तो शाओ साफ मना करके जाने लगती है। पर जब भी वहाँ पे एक लड़की जेनी आती है जो एक तरह से शाओ की कॉम्पिटिटर थी। जेनी बोलती है कि तुम्हें इस इंडस्ट्री के रूल्स तो पता है ना, या तो फोटो शूट करवाने के लिए तैयार हो जाओ या इस इंडस्ट्री को क्विट करके जा सकती हो। पर शाओ उसको अच्छी तरह सुना देती है कि बेशक तुम मेरी सीनियर हो पर इतनी पावरफुल नहीं हो जो मुझे कंट्रोल कर सको, तुमसे अच्छे प्रोजेक्ट्स मुझे मिलते हैं। जेनी को याद आता है कैसे लास्ट टाइम डायरेक्टर ने उसके साथ मिसबिहेव किया था, एक ड्रामा पाने के लिए उसे डायरेक्टर के साथ सोना पड़ा था। जेनी को गुस्सा आता है कि शाओ के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, वे इतनी प्योर क्यों हैं, इसलिए वे भी शाओ को अपनी तरह गंदगी में ढकेलना चाहती थी। जेनी शाओ से बोलती है कि आज तुम्हें प्योर और इनोसेंट एक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी वजह से ऑलरेडी इतना ह्यूमिलेशन फेस किया है। शाओ की सेक्रेटरी बोलती है कि हिस्टोरिकल ड्रामा आपके रिजेक्ट करने के बाद मिस जेनी को ही मिला था। शाओ बोलती है कि तुम्हें पता है कि वे डायरेक्टर किस तरह का पर्सन है और फिर भी तुमने उसको अप्रोच किया, तो इसमें मेरी गलती क्या है। शाओ जाने लगती तो जेनी उसका रेपुटेशन खराब करने के लिए जबरदस्ती शाओ का नेकेड फोटो शूट करवाने का ऑर्डर देती है। पर जब भी वहाँ चैंग आता तो जेनी उसको यहाँ पे देखकर खुश जाती है क्योंकि चैंग एक सुपरस्टार था। जेनी उसका ऑटोग्राफ मांगती है पर चैंग उसको पुश कर देता है। चैंग शाओ से बोलता है कि वे युवान के बचपन का दोस्त है, युवान ने आपके बारे में बताया था। शाओ सोचती एक सुपरस्टार युवान का दोस्त है। शाओ तो हैरान थे कि इतना फेमस एक्टर खुद ही उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। चैंग शाओ से बोलता है कि बताओ इस लड़के के साथ क्या करना चाहिए, तो जेनी शाओ से माफी मांगने लगती है पर शाओ उसको माफ करने को तैयार नहीं थी, इसलिए चैंग सबको यहाँ से बाहर निकालने को बोलता है। चैंग को पता है कि शाओ की सेक्रेटरी बस अच्छा बनने का नाटक कर रही है, इसलिए बोलता है क्या हुआ, तुम उन सबको ऐसे देखकर ना खुश हो। सेक्रेटरी बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, उल्टा मैं हैप्पी हूँ, वे लोग मिस शाओ को परेशान कर रही थी। चैंग को पता है कि जेनी को सेक्रेटरी ने बुलाया था, इसलिए जानबूझकर बोलता है पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जेनी सही टाइम पर यहाँ पहुंच कैसे गई। तो सेक्रेटरी घबराने लगती है पर शाओ इस बात को अभी के लिए नजरअंदाज करके चैंग को थैंक यू बोलती है कि उन्होंने उसकी हेल्प की और उसके साथ डिनर पे इनवाइट करती है। तो चैंग सोचता है कि यहाँ युवान तो है नहीं और उसके साथ डिनर पर जाने के लिए हाँ बोल देता है। पर वैसे ही युवान की कॉल आती है और बोलता है कि चुपचाप जाने से मना कर दो। चैंग देखता है कि इस पागल लड़के ने यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कराया है, ये कभी सुधर नहीं सकता। चैंग शाओ से बोलता है कि हम डिनर कभी और करते हैं, एक्चुअली मेरे मैनेजर की कॉल आई है कि मेरा डॉग थोड़ा सा परेशान लग रहा है, कहीं किसी को काट ना खाए। तो ये सुनकर असिस्टेंट हंसने लगता है। युवान पूछता है कि सब कुछ कैसे चल रहा है, असिस्टेंट बताता है कि वे रिपोर्टर सेक्रेटरी से मिलने वाला है। युवान का प्लान अब कैसे भी करके शाओ के पास रहना था। अब शाओ को अपनी सेक्रेटरी पे डाउट हो गया था, इसलिए अपने मैनेजर से बता दिया कि मेरे स्केड्यूल के बारे में बस हम तीनों को ही पता था, तो कोई और तो जेनी को इन्फॉर्म नहीं कर सकता। अब रिपोर्टर सेक्रेटरी से पैसों के लिए ब्लैकमेल करता है तो सेक्रेटरी उस पर गुस्सा करने लगती है। अब शाओ और उसके मैनेजर दोनों को बातें करते हुए सुन लेती हैं तो सेक्रेटरी नाटक करते कि रिपोर्टर उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, पर शाओ बोलती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया। मैनेजर सेक्रेटरी को सुनाने लगती है कि तुम अपने बॉस को धोखा देने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली सेक्रेटरी भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी पर वो एक मामूली सी सेक्रेटरी बनकर रह चुकी थी, इसलिए उन लोगों पर गुस्सा करने लगती है कि वो जानबूझकर उसे अपॉर्चुनिटी नहीं देती क्योंकि उन लोगों को पता है कि वह शाओ को ओवरशाइन कर देगी। मैनेजर उसे थप्पड़ मारती है कि एक तो शाओ ने तुम्हें नौकरी दी और ऊपर से तुम उसके साथ ही गलत कर रही थी। रिपोर्टर तो वहां से भाग जाता है तो शाओ बोलते कि कोई नहीं, उसको जाने दो, फालतू में पेपराजी को ऑफेंड करना सही नहीं है। मैनेजर बोलती है अगर उसने तुम्हारे बर्थडे वाले दिन कुछ फोटोज क्लिक कर लिए होंगे तो। शाओ बोलती है कि अगर उसके पास कोई एविडेंस होता तो वैसे भागता नहीं। सेक्रेटरी शाओ से बोलती है कि इस बार तुम लकी निकली कि तुम बच गई। मैनेजर सेक्रेटरी से बोलती है पर आज तुम लकी नहीं हो
और उसे स्यू करने की धमकी देती है। तो सेक्रेटरी शाओ से माफी मांगने लगती है, पर शाओ उसको माफ करने को तैयार नहीं थी। मैनेजर सेक्रेटरी से बोलती है कि अब तुम जेल जाने के लिए तैयार रहना। अब ये सारी चीजें युवान देख रहा था। उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस शाओ लकी हैं कि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर इन सभी एफर्ट्स का क्या फायदा जब मिस शाओ को पता नहीं है। युवान बोलता है कि बस मैं चाहता हूँ कि शाओ हैप्पी रहे, अगर वे हैप्पी है तो मैं भी हैप्पी हूँ। अब सेक्रेटरी तो फायर हो चुकी थी, इसलिए युवान अब शाओ का सेक्रेटरी बनने का प्लान कर रहा था। इधर मैनेजर तो बहुत ही गुस्से में थी, तो शाओ बोलती है गुस्सा मत हो, उसके लिए न्यू सेक्रेटरी हायर करने को बोलती है। जल्दी शाओ के पास फैंग की कॉल आती है। शाओ सुनती है कि फैंग परेशान है तो जल्दबाजी में उसके पास आती है। अब फैंग तो युवान और शाओ को पास लाना चाहती थी, इसलिए नाटक करती है कि तुम्हें पता है कि मेरा भाई बचपन से कितना इंट्रोवर्ट है, किसी से बात करने से भी डरता है। आज वह इंटरव्यू के लिए गया था और इंटरव्यू में फेल हो गया, तो बहुत ही उदास है, खुद को रूम में लॉक करके बैठा हुआ है, ना ही खा पी रहा है। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, मुझे लगता है कि तुम ही युवान को समझा सकती हो। फैंग सोचती है कि पागल बस शाओ का असिस्टेंट बनने के लिए मुझसे सारा नाटक करवा रहा है। अब शाओ रूम में आते तो युवान उदास होकर बैठा हुआ था। शाओ बोलती है तुम ठीक तो हो ना, तो युवान नाटक करता है कि अभी मैं किसी को नहीं देखना चाहता। शाओ उससे बोलती है कि इतने क्यूट और हैंडसम लड़के को उदास नहीं होना चाहिए। युवान नाटक करता है मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं हमेशा डिप्रेस रहता हूँ, सब मुझे बुली करते हैं, मैं सही में बहुत ही स्टूपिड हूँ, जब भी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। आई एम सॉरी, मैंने फिर से आपको डिसअपॉइंट किया। शाओ बोलती है किसने कहा तुम स्टूपिड हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये देखो अभी मुझे असिस्टेंट की जरूरत है, तो क्या तुम मेरा असिस्टेंट बनना पसंद करोगे। तो युवान उसको अचानक से गले लगाकर बोलता है कि अब से मैं आपका हूँ। शाओ सोचते कि ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं आपका हूँ, फिर सोचते कि शायद वह ऐसे ही बोल दिया होगा। पर युवान तो हैप्पी था कि फाइनली वह शाओ के करीब आने में कामयाब हो चुका है। शाओ युवान को अपनी कंपनी लेकर आती है तो मैनेजर गुस्सा करने लगती है कि तुम किसी को भी अपना असिस्टेंट बना लोगी। युवान खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वह चैंग के बचपन का दोस्त है। तो मैनेजर का एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाता है। जल्दी उन्हें पता चलता है कि शी ग्रुप का प्रेसिडेंट ड्रामा में शाओ को कास्ट करना चाहता है। तो शाओ को भी एक पल के लिए यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी उसे खुद अप्रोच कर रही है। युवान बोलता है कि एक्चुअली शी ग्रुप का प्रेसिडेंट हान मेरे बचपन का दोस्त है। तो सभी हैरान थे कि शाओ का इतने बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन है, इसलिए मैनेजर उसे बटरिंग लगाते हुए बोलती है कि तुम तो शाओ का असिस्टेंट बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। वैसे तुम्हारे और कौन कौन से बचपन के दोस्त हैं। शाओ बोलती है कि अब तो तुम युवान को हायर करने से मना कर रही थी। मैनेजर उसको धीरे से बोलती है कि तुम चुप रहो। युवान से बात करनी चाहती है पर शाओ उसको बाहर भेज देती है। पर मैनेजर जाते हुए भी बोलती है कि अपने बचपन के दोस्तों के बारे में बताना मत भूलना। शाओ युवान को अपने पास बुलाकर बोलती है क्या शी ग्रुप को तुमने मुझे कास्ट करने के लिए बोला था। युवान कहते हैं कि मुझे डर था कि कहीं आप मुझे असिस्टेंट के लिए हायर ना करें, इसलिए मैंने अपने दोस्त हान से हेल्प मांगी। युवान बोलता है क्या हुआ, आप हैप्पी नहीं हैं। युवान के इतने करीब होने से शाओ को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए उसको दूर कर देती है। बोलती है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, इसलिए आज से ऑफिशियली मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट हायर करती हूँ। युवान बोलता है कि अब से हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले। तो शाओ को सुनकर अजीब लगता है। बोलती है तुम सही में बच्चे हो, हम हमेशा साथ थोड़े नहीं रह सकते हैं, इन फ्यूचर हम दोनों को अलग होना ही होगा और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। युवान को यह बात अच्छी नहीं लगती और उसको अचानक से टाइटली हक करते हुए बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैंने कहा ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे तो मतलब रहेंगे। शाओ को भी युवान के मेंटल इश्यूज के बारे में पता था, इसलिए सोचती है कि मैंने कहीं मना कर दिया तो वे ट्रॉमेटाइज ना हो जाए, इसलिए बोलती है कि बिल्कुल हम हमेशा साथ रहेंगे। तो युवान उसको और टाइटली हक कर लेता है। अब शाओ इतने बड़े एंटरटेनमेंट कंपनी में काम कर रही थी और ये बात चारों तरफ फैल चुकी थी, इसलिए एक फेमस डायरेक्टर ने शाओ को डिनर पे इनवाइट किया होता है। इसलिए मैनेजर इस अपॉर्चुनिटी का सही से फायदा उठाने को बोलती है। अब डायरेक्टर की नीयत शाओ को लेकर कुछ ठीक नहीं थी और उसे अपने पास बैठने को बुलाता है, पर युवान शाओ को वहीं पे उसके पास बैठने को बोलता है। तो मैनेजर परेशान हो जाते हैं कहीं ये डायरेक्टर ऑफेंड ना हो जाए। डायरेक्टर पूछता है कि लड़का कौन है। मैनेजर बोलती है कि माफ करना, ये लड़का शाओ का न्यू असिस्टेंट है, अब ये काफी यंग है, इसे दुनियादारी का सही से नहीं पता, इसलिए प्लीज आप माइंड मत करना। वहाँ मौजूद एक आदमी माफी के लिए युवान को ड्रिंक करने को बोलता है, पर शाओ कहती है वह उसके प्लेस पर ड्रिंक करने को तैयार है। युवान मना करता है तो शाओ बोलती है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मैनेजर कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए युवान को बाहर जाने को बोलती है। युवान गुस्से में हान को कॉल करता है कि वो उसका होटल में है और जल्दी से उसको आने को बोलता है। इधर शाओ उन आदमियों के साथ ड्रिंक कर रही थी। अब कुछ देर बाद वह डायरेक्टर नशे में वॉशरूम के लिए बाहर आता है तो युवान उसको बुरी तरह से पीट डालता है। कुछ देर बाद शाओ भी बाहर आती है और देखती है कि युवान की बॉडी पे खून लगा है, तो युवान डर जाता है कहीं कुछ पता न चल जाए, तो ऐसा नाटक करता है कि जैसे वो खुद ही इंजर्ड है। शाओ गुस्सा करने लगती है कि मेरे भाई को इस आदमी ने बुली करने की हिम्मत की और वॉशरूम में जाकर उस आदमी को मारने लगती है। तो युवान बहुत ही हैप्पी था। शाओ बाहर आकर बोलती है कि तुम रो मत, मैंने तुम्हारी रिवेंज ले लिया है, मैंने उसकी बहुत ही अच्छे से पिटाई लगाई है। युवान बोलता है कि अगर आप मेरे साथ ऐसे अच्छी रही तो मैं खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा।
पर शाह तो इतने नशे में थी कि उसकी बात सही से समझ नहीं पाती और बोलती है कि तुम्हें रोकने के लिए कौन बोल रहा है। युवान उसे किस करने जाता है तो शाह को वॉमिटिंग फील होने लगता है, इसलिए वॉशरूम में भाग जाती है। ये जल्दी असिस्टेंट आके बताता है कि मिस्टर हान आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। तो युवान असिस्टेंट को शाह का ध्यान रखने को बोलकर चला जाता है। इधर वे आदमी डर के मारे हान से माफी मांग रहा था कि हमें पता नहीं था कि मिस शाह आपकी वुमन है, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तो हान बोलने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैनेजर से बोलता है कि तुम्हें पता है कि हमने मिस शाह को फीमेल लीड के लिए हायर किया है, तो उन्हें यहाँ पे किसी और आदमी के साथ डिनर पार्टी में लाने की क्या जरूरत थी, ऐसी गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। तो मैनेजर माफी मांगती है। मैनेजर शाह के बारे में पूछते तो युवान बोलता है कि वे ठीक हैं, मैं उनको घर छोड़ दूंगा, आप टेंशन मत लो, हान मेरे बचपन का दोस्त है तो मैं उससे बात कर लूंगा। मैनेजर कहती है कि देखना कोई प्रॉब्लम ना हो। मैनेजर के जाने के बाद युवान बड़े स्टाइल में वहाँ पे बैठ जाता है। तो वे आदमी बोलने लगता है कि तुम्हारी प्रेसिडेंट हान के साइड में बैठने की हिम्मत कैसे हुई। पर युवान बोलता है कि तुम्हें दूसरों को ड्रिंक कराने का कुछ ज्यादा ही शौक है। हान उस आदमी को चुपचाप ड्रिंक करने को बोलता है। तो वे आदमी बोलने लगता है कि बेशक अब श्री ग्रुप के प्रेसिडेंट है, पर मेरा भी कॉर्पोरेशन शैन ग्रुप के साथ होने जा रहा है। आपको तो पता ही है कि शैन ग्रुप कितना पावरफुल है। हान बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारे सामने कौन बैठा है। वे आदमी हैरान था कि हान ही शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। युवान तो फुल डेबल मोड में आ चुका था और उस आदमी को जबरदस्ती ड्रिंक कराने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर शाह को ड्रिंक कराने की, और उसकी हालत बद से भी बदतर कर देता है। जल्दी शाह आती है तो युवान उस आदमी से बोलता है कि अगर गलती से भी तुमने मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी से बताई तो मरने के लिए तैयार रहना। अब शाह तो बहुत ही ड्रंक थी, इसलिए युवान उसको लेकर जाने लगता है। हान बोलता है कि मैं तुम्हारे काम के लिए हमेशा मौजूद रहता हूँ, पर मेरा क्या। युवान बोलता है कि मैं तुम्हें अपना ब्रदर मानता हूँ, पर तुम मेरे ब्रदर इन लॉ बनना चाहते हो। हान कहता है कि तुम्हें पता है कि जैसे सिस्टर शाह तुम्हें अपना ब्रदर मानती हैं, पर तुम उनका हस्बैंड बनना चाहते हो, मेरा भी सेम ही केस है। युवान बोलता है पर मैं तो पहल कर रहा हूँ, तुम्हारी गलती है कि तुम मेरी सिस्टर से चोरी छुप के प्यार करने में लगे हो। हान बोलता है कि ठीक है, मत करो मेरी हेल्प, पर देखना एक ना एक दिन मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बन के रहूंगा। अब युवान शाह को देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे किस करने लगता है। जल्दी फैंग आती है और उसे किस करते हुए देख लेती है, तो उसको इशारे में बाहर बुलाती है। फैंग गुस्से में पूछती है कि शाह तुम्हारे रूम में क्या कर रही है। युवान बोलता है कि वे बहुत ही ड्रंक थी, इसलिए मैं उनको यहाँ पे लेकर चला आया। फैंग कहती है पर तुम अभी कर क्या रहे थे। युवान बोलते हैं कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए मैंने किस कर लिया। फैंग बोलती है कि देखो, मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए प्रॉमिस किया था, पर तुम उसका ऐसे एडवांटेज नहीं उठा सकते। युवान कहता है कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने कोई एडवांटेज नहीं उठाया और मैं और आपके बेस्ट फ्रेंड ऑलरेडी एक दूसरे के साथ सो चुके हैं, तो ये सुनकर फैंग की बोलती बंद हो जाती है। युवान बोलता है कि जब आप पूरी रात मुझे ढूंढ रही थी उस वक्त मैं शाह के पास था। फैंग बोलती है पर नेक्स्ट डे तो तुम मेरे सामने शाह से पहली बार मिले थे। युवान बोलते हैं कि ऐसा आपको और शाह को लगता है, एक्चुअली शाह को खुद नहीं पता कि जिस पर्सन के साथ वह इंटीमेट हुई थी मैं हूँ। तो ये जानकर फैंग और ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर शाह सपना देख रही थी कि मेल मॉडल युवान है, तो अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। शाह सोचते कि मैं सही में पागल हो चुकी हूँ, मैं युवान के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। शाह देखती है कि युवान उसके पास से बैठा हुआ है, तो उसको देखकर उस रात को दोबारा से याद करने लगती है। युवान अपनी आंखें खोलता है तो शाह को थोड़ा सा अजीब लगता है और ऊपर से देखती है कि उसके कपड़े चेंज है। तो युवान बताता है कि सिस्टर ने चेंज करने में मेरी हेल्प की थी, तो शाह को बहुत ही अजीब लगता है। युवान उसे स्लीपर पहनना चाहता है तो शाह मना करती है, पर युवान बोलता है कि मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट हूँ, आपका सभी चीजों का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। अब युवान जिस तरह से देख रहा था तो शाह को लगता है कि कहीं मैंने युवान को लेकर वह अजीब सपना देखा, शायद इस वजह से युवान का ऐसा देखना मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। शाह बोलती है कि वैसे तुम मुझे कल मेरे घर लेकर क्यों नहीं गए। तो युवान मन ही मन में सोचता है क्योंकि मैं आपको अपने बेड पे सुलाना चाहता था। पर शाह से बोलता है कि मेरी सिस्टर आपको मिस कर रही थी। तो शाह फैंग के पास चली जाती है। युवान सोचता है कि आप अभी से इतना डर रही हैं तो फिर बाद में आपका क्या होगा। शाह फैंग से बोलने आती कि मैं थोड़ी सी ड्रंक थी, तुम गलत मत समझना। पर फैंग तो टेंशन में रात भर सोई नहीं थी और शाह से बोलती है कि तुम बिल्कुल इनोसेंट हो। शाह को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले जा रही है। युवान के इशारा करने पर फैंग बोलती है कि कल तुमने बहुत अच्छा किया, मैंने सुना है कि उन दोनों आदमियों को इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। शाह हैरान थी तो युवान बहाना बनाता है पक्का हान ने किया होगा। शाह उदास होकर बोलती है कि मुझे मिस्टर हान से मिलने का चांस भी नहीं मिला। तो युवान को बहुत ही जलन होती है और बोलते हैं कि आप सही में हान से मिलना चाहती हैं। शाह बोलती है कि बिल्कुल, उन्होंने 2 बार मेरी हेल्प की और मैंने उनको सही से थैंक यू भी नहीं बोला। अब युवान हान अपनी सिस्टर को पास लाना चाहता था, इसलिए बोलता है कि मेरी सिस्टर थैंक यू बोलने चली जाएंगी। फैंग कहती है भला मैं शाह की तरफ से थैंक यू बोलने क्यों जाऊं। युवान कहता है कि शाह आपकी बेस्ट फ्रेंड है तो उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती। अभी सिस्टर शाह अपने काम में थोड़ी सी बिजी हैं तो इतना तो कर ही सकती हैं। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, आपको हान के साथ लंच पर जाना है, फिर शाम को मूवी। मतलब युवान ने उन दोनों का डेट अरेंज कर दिया था। फैंग बोलती है तुम बोल तो सही रहे हो पर मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहा है।
शाओ कुछ बोलती है पर युवान इशारा करता है, इसलिए शाओ जानबूझकर फैंग से बोलने लगती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए तुम चली जाओ। युवान शाओ को शावर लेने को बोलता है तो शाओ युवान को बहुत ही क्यूटली ट्रीट करती है, तो युवान को बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये सब देखकर फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम थोड़ा सा खुद को कंट्रोल में रखो, नहीं तो बाद में फिर बोलना मत कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। तुम्हें पता है कि शाओ एक एक्ट्रेस है और उसे डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम करना होता है, उसे किसिंग सीन्स भी करना होगा, इसलिए अपने पॉजिटिवनेस में आकर कुछ गड़बड़ मत करना। युवान बोलता है कि मैं उनका एक फेमस एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा करने को तैयार हूँ, पर बाकी चीजों को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ। फैंग सोचती है कुछ गड़बड़ न करे, इसलिए उसको मेडिसिन लेने को बोलती है। अब एक एक्ट्रेस जिसका नाम यांगशी था देखती है कि शी ग्रुप ने शाओ को एक्ट्रेस चैंग के साथ कास्ट किया तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि चैंग सिर्फ मेरे हैं और मैं ही उनके साथ काम करूंगी, इसलिए किसी को कॉल करके शाओ के पैर तोड़ने को बोलती है ताकि उसको रिप्लेस करके उस ड्रामे में चैंग के साथ काम कर सके। इधर युवान शाओ के साथ था। युवान बोलते हैं कि चारों तरफ रूमर्स फैल रहा है कि आप और चैंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो ये सुनकर शाओ हैरान थी और पानी युवान के फेस पे फेंक देती है। शाओ बोलती है कि माफ करना, पर तुम ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे थे। शाओ उसे साफ करने लगते तो युवान उसके क्लोज आकर उसको सीड्यूस करने की कोशिश करता है। शाओ सोचते कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मैंने फिल्म्स में इतने इंटीमेट सीन्स किए हैं, पर युवान के करीब आने पर मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो जाती है। युवान बोलता है कि क्या हुआ, आप तो मुझे साफ कर रही थी, तो शाओ खुद ही उसको साफ करने को बोलती है। अब युवान जानबूझकर उसे सीड्यूस करने की कोशिश करता है तो शाओ को बहुत ही अजीब लगता है और उसको जल्दी से शर्ट का बटन लगाने को कहती है। युवान बोलता है क्या हुआ, आपका चेहरा इतना लाल क्यों दिख रहा है। शाओ बोलती है कि ऐसे किसी लड़की के सामने अपनी बॉडी नहीं दिखानी चाहिए, मैं तो तुम्हारी सिस्टर हूँ, पर इस प्लेस पर कोई और लड़की होती तो मैं अब तक खा गई होती। युवान उसके पास आकर बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ कि आप भी मुझे खा जाओ, तो शाओ बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि बॉयज को बाहर कैसे खुद को बचा के रखना चाहिए। युवान बोलता है कि वैसे आपने मुझे आंसर नहीं दिया, क्या आप मुझे खाना नहीं चाहती। शाओ बोलती है कि तुम कैसी गंदी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें लेकर ऐसा कुछ नहीं सोचती, मेरी नजरों में बस तुम एक छोटे से बदमाश बच्चे और कुछ नहीं। युवान बोलता है तो फिर आपका फेस इतना रेड क्यों है, ऊपर से आपकी हार्ट बीट इतनी फास्ट है कि मेरी तरफ देखने से भी डर रही हैं, सही में आप मुझे एक बच्चा ही समझती हैं। शाओ बोलती है कि तुम फैंग के ब्रदर हो और इस तरह से मेरे ब्रदर हुए, तो मैं भला तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ क्यों सोचूंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंदर मेरी फीलिंग्स हैं। युवान बेचारा बनने का नाटक करने लगता है कि भला मेरे जैसे लड़के को कोई लड़की पसंद क्यों ही करेगी। तो शाओ कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम इतने गुड लुकिंग हो, इतनी अच्छी बॉडी है, इतने सही से बिहेव करते हो, भला तुम्हें कोई लड़की पसंद क्यों नहीं करेगी, बस तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। तो युवान मौके का फायदा उठाकर उसे हक कर लेता है और बोलता है पर आपने खुद ही कहा था। शाओ बोलती है कि मेरी गलती है, मैं एडमिट करती हूँ, अगर मैं तुम्हें अपने ब्रदर की आइडेंटिटी से नहीं देखती तो मैं भी तुम्हें पसंद करने लगती। तो युवान धीरे से उसके कान में बोलता है कि पक्का आप मुझे खाना नहीं चाहती। उसके करीब आता है तो शाओ गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती। युवान बोलता है कि बिल्कुल आ गई। शाओ को बहुत ही अजीब लगता है कि उसको क्या हो रहा है। युवान कार पार्क करने जाता है तो यांगशी के आदमी शाओ पर अटैक करने आते हैं, पर उससे पहले युवान का असिस्टेंट वहां पहुंचकर उन लोगों को हैंडल कर लेता है। असिस्टेंट युवान से बताता है कि ये लोग मेरे शाओ का पैर तोड़ने आए थे, तो युवान बोलता है कि तुम लोगों में इतनी हिम्मत आ गई। युवान पता लगाने को बोलता है कि इन लोगों को हायर किसने किया है और अब युवान के दिमाग में कुछ इविल प्लान चल रहा था। शाह सोचते कि अभी तक युवान आया नहीं और उसे कॉल करती है तो युवान बताता है कि उस पर किसी ने अटैक किया है। तो शाह भागकर नीचे युवान के पास आती है। ये देखती है कि युवान की हालत बहुत ही खराब है तो उसे उन लोगों पर बहुत ही गुस्सा आता है और एक एक करके उन सभी को बुरी तरह से मारती है। पता चलता है कि युवान ने खुद ही उन आदमियों को उसे मारने को बोला था। वे आदमी बोलता है कि जैसा उन्होंने बोला हमने वैसा किया, प्लीज हमें जाने दो। असिस्टेंट बोलता है कि तुम लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैं शाओ के लिए कितने हद तक जा सकते हैं। तुम सब में शाओ को नुकसान पहुंचाने आए थे, तुम्हें लगता है कि वे तुम सभी को इतने आसानी से छोड़ देंगे। इधर हॉस्पिटल में शाओ बहुत ही परेशान थी। जल्दी नर्स आकर बताती है कि उनको गहरी चोट आई है, पर 1-2 महीने बाद वे फिर से अपने पैरों पर चलने लगेंगे। तो शाओ को थोड़ी सी राहत की सांस मिलती है। बाद में युवान होश में आता है तो देखते हैं कि शाओ उसके पास सो रही है, तो उसे किस कर लेता है। पर जब शाओ अपनी आंखें खोलती है तो सोने का नाटक करने लगता है। शाओ को बुरा लगता है कि उसकी वजह से आज उसकी ऐसी हालत है। युवान बोलता है कि अब टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सारे मैटर्स को हाथ संभाल रहा है, अब मैं चल तो नहीं सकता, अब मुझे टॉयलेट जाना है। तो शाओ ऑकवर्डनेस के साथ उसे बेड पहन देती है ताकि टॉयलेट कर सके। मतलब युवान शाओ को लेकर इतना ऑब्सेस था कि उसको पाने के लिए हैंडीकैप बनने को भी तैयार हो गया था। युवान शाओ को बुलाकर बेड पहन देता है तो शाओ ऑकवर्डनेस के साथ बोलती है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जल्दी असिस्टेंट की कॉल आती है कि इन सबके पीछे किसी एक्ट्रेस यांगशी का हाथ है। वह एक्ट्रेस मिस्टर चैंग को पसंद करती है, इसलिए जेलसी में शाओ को नुकसान पहुंचाने के लिए उन लोगों को हायर किया था। युवान उस एक्ट्रेस की एजेंसी बाय करने को बोलता है ताकि उस लड़की को सबक सिखा सके। असिस्टेंट पूछता है कि आप ठीक तो है ना। युवान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सिस्टर शाओ ऑलरेडी मुझे ऐसे देखकर गिल्ट में चली गई हैं। जल्दी शाओ आती है तो युवान बोलता है कि
आपको जाना चाहिए, आपके न्यू ड्रामे की शूटिंग है। शाओ बोलती है कि कोई नहीं, मैं वो ड्रामा नहीं कर रही, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। युवान बोलता है क्यों, मैं आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हूँ। शाओ को उसको देखकर कुछ कुछ होने लगता है तो खुद को समझाती है कि वो क्या कर रही है। शाओ बोलती है कि बिल्कुल तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तुमने फैंग को तो हान के साथ बिजी कर दिया है, तो ऑफ कोर्स मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगी। युवान बोलता है कि हाँ, हान बहुत ही सालों से मेरी सिस्टर को पसंद करता है, पर मेरी सिस्टर को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैं हान की हेल्प कर रहा हूँ। शाओ बोलती है पर हान तो तुम्हारी एज का है, मतलब हान फैंग से 6 साल छोटा है, कोई ज्यादा ही एज गैप नहीं हो गया। युवान बोलता है क्यों, आपको एज गैप पसंद नहीं। शाओ बोलती है कि लड़की 3 साल बड़ी हो तो फिर भी चल जाता है, 6 साल गैप तो बहुत ही ज्यादा है। सब ऐसे बोलेंगे कि फैंग ने छोटे से लड़के को अपने जाल में फंसा लिया। युवान बोलता है कि कोई भी मेरी सिस्टर के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, प्यार इन सभी चीज से बहुत ही ऊपर होता है। अब शाओ क्या ही बोलती, इसलिए कहती है कि तुम सही बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। युवान बोलता है क्या आप यंग लड़कों को डेट करने के खिलाफ हैं? शाओ बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, यंग लड़कों को डेट करने में तो और अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कोई क्यूट लिटिल ब्रदर हमारे पास है। मुझे तो फैंग से जलन हो रही है। युवान तो सब कुछ समझ रहा था, इसलिए मन ही मन में सोचता है कि आप मुझे बच्चा समझती हैं, पर एक ना एक दिन आपको मेरा ही होना है। जल्दी फैंग हान के साथ युवान को देखने आती है और शाओ को थैंक यू बोलती है कि तुमने सारी रात जग के युवान का इतना ध्यान रखा, पर अब तुम फिक्र मत करो, मैं और हान आ चुके हैं, अब तुम घर पे जाकर आराम कर सकती हो। शाओ सोचती है तो यही हान है। शाओ हान से हाथ मिलाने जाती है तो हान को पता है कि युवान उसको नहीं छोड़ने वाला, इसलिए उससे हाथ नहीं मिलाता। शाओ के जाने के बाद फैंग बोलती है कि अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। युवान बोलता है कि आप फिर से मेरे मामले में इंटरफेयर कर रही हैं, तो फैंग उस पर गुस्सा करने लगती है। बोलती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुमने अपनी कैसी हालत कर ली है, खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत थी। युवान बोलते है कि सच नहीं है। फैंग बोलती है मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। युवान खुश होकर बताता है क्या आपको पता है कि सिस्टर शाओ मेरे लिए अपना काम छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई, मुझे लगता है कि अब उन्होंने मेरे लिए फील करना स्टार्ट कर दिया है। फैंग बोलती है कि ऐसा इम्पॉसिबल है। युवान बोलते है कि देख लेना, वे मुझसे ही प्यार करेंगी, वैसे भी आप तो कुछ मत ही बोलो, जो जन्म से सिंगल है। फैंग बोलते है कि तुम बकवास बंद करो, मेरे ऊपर तुम्हारी तरह प्यार का भूत सवार नहीं है, मैंने प्यार के ऊपर अपने करियर को प्रेफरेंस दिया है। तो हान का मुंह बन जाता है। युवान जानबूझकर बोलता है कि सच तो यह है कि आप ओल्ड हो चुकी हैं, इसलिए कोई लड़का आपको परस्यू नहीं करता। फैंग बोलने लगती है कि तुम मुझे ओल्ड बोल रहे हो। हान से कहती है क्या मुझे कोई लड़का परस्यू नहीं करेगा? हान बोलता है कि बिल्कुल परस्यू करेगा, आप इतनी ब्यूटीफुल, काइंड और ऊपर से इतनी क्यूट हैं। युवान जानबूझकर बोलता है कि तुम सिस्टर के सामने बस ऐसा बोल रहे हो, अगर वे इतनी अच्छी हैं तो तुम परस्यू क्यों नहीं करते? फैंग बोलती है कि अब तुम देख लो, मैं और हान एक साथ डेट पे जा रहे हैं। तो युवान हैप्पी था कि उसका प्लान सही काम कर रहा है। फैंग हान को धीरे से बोलती है अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, पर फैंग को कोई आइडिया नहीं था कि हान उससे कितना प्यार करता है। हान बोलता है कि वो सिस्टर फैंग के साथ डेट पर जाने को तैयार है। युवान हान से बोलता है कि ड्रामे का क्या होगा। अब युवान ने हान की हेल्प की थी, इसलिए हान बोलता है कि उस ड्रामे की फीमेल लीड सिस्टर शाओ ही रहने वाली हैं, और जब तक तुम सही से ठीक नहीं हो जाते मैं उस ड्रामे की शूटिंग पोस्टपोन कर दूंगा। फैंग बोलती है कि तुम दोनों ऐसा बात क्यों करे जैसे तुम दोनों के बीच में कुछ डील हुई हो। तो हान डर जाता है और फैंग को जल्दी से वहां से लेकर चला जाता है। इधर यांगशी का एजेंसी युवान के अंडर था, इसलिए उसका असिस्टेंट यांगशी को सबक सिखाने के लिए उसे एक मामूली से फोटोशूट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है। यांगशी तो इनकार करती है तो असिस्टेंट बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर हाई अमाउंट कंपनसेट करना होगा। यांगशी बोलती है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? असिस्टेंट बोलता है कि सोच लो तुमने किसको प्रोवोक किया। यांगशी हैरान थी कि उसने शाओ को हर्ट करने के बारे में सोचकर किसी पावरफुल आदमी को ऑफेंड कर दिया है, पर उसे समझ में नहीं आता कि शाओ के पीछे वे पावरफुल आदमी है कौन। ये बाद में शाओ युवान को खाना खाने को बोलती है तो युवान कहता है कि अभी वो बाथरूम गया था और उसने हाथ भी नहीं धोया, इसलिए शाओ से उसको खिलाने को बोलता है। शाओ उसे खिलाती है तो युवान जानबूझकर उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। जल्दी हान के दोस्त और फैंग आती है। जैंग बोलता है कि दिखने में तो काफी कूल लग रहा है। युवान जल्दी से उसको सामान पैक करने को बोलता है तो फैंग कहती है क्या हुआ, तुम यहाँ नहीं रहना चाहते? हान बड़े ही प्यार से फैंग को बोलता है कि अब चिंता मत करो, मैं युवान की हेल्प करता हूँ। तो युवान को अच्छा नहीं लगता है कि हान उसकी सिस्टर के इतने क्लोज है, बेशक वही उन दोनों को क्लोज लाने में हेल्प कर रहा था। हान युवान को धीरे से बोलता है कि अब तुम मुझे अपने ब्रदर इन लॉ बुला सकते हो। युवान बोलता है कि तुम बकवास बंद करो। उन तीनों के जाने के बाद शाओ फैंग से बोलती है तुम्हारे और हान के बीच में कुछ चल रहा है। फैंग बोलती है तो तुमने भी नोटिस कर लिया, एक्चुअली मैं और हान एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। पता चलता है कि फैंग हान से माफी मांग रही थी कि युवान की वजह से उसे उसके साथ मूवी डेट पर आना पड़ा, पर फैंग यहाँ उसके नाम से बुलाता है तो फैंग कहती है कि आज तुम मुझे सिस्टर ना बुलाकर मेरे नाम से बुला रहे हो, तुम कुछ ज्यादा ही नॉटी होते जा रहे हो। तो हान उसका हाथ पकड़ लेता है और फाइनली उसे बता देता है कि जब उसने उनको पहली बार उनके कॉलेज में देखा था, जब से वह उनको पसंद करते हुए आ रहा है, बोलता है कि अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता,
मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तो फैंग बोलती है कि तुम्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं है और उसे किस करने लगती है और अब फाइनली दोनों एक हो चुके थे। सब कुछ जानने के बाद शाओ बोलती है क्या बात है, तुम एक यंग लड़के को डेट कर रही हो। फैंग बोलती है मतलब तुम भी यंग लड़के को रिजेक्ट नहीं करने वाली। शाओ बोलती है कि शायद रिजेक्ट नहीं करने वाली, पर मेरे पर कौन सा तुम्हारी तरह किसी यंग लड़के का क्रश है। फैंग कहती है कि अगर हुआ तो शाओ युआन के बारे में सोचने लगती है और उसको बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए बोलती है कि नहीं, मुझे यंग लड़के नहीं पसंद। बाद में सब युआन के स्पीड रिकवरी के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे। युआन शाओ की सारी बात मानने में लगा था तो उसके फ्रेंड उसको देखकर हंसने लगते हैं। फैंग शाओ को थैंक यू बोलती है कि वह युआन का इतना ध्यान रख रही है और फैंग कुछ दिनों के लिए अब्रॉड जाने वाली थी, इसलिए शाओ युआन को अपने पास रखने का डिसाइड करती है। फैंग शाओ से पूछता है क्या आप युआन का ध्यान रखने के लिए किसी मेल नर्स को हायर करने वाली हैं, तो शाओ हाँ बोलती है। तो युआन का मुंह देखने लायक था। चैंग बोलता है कि हाँ, युआन को नहलाना भी तो होगा, तो एक लड़की के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। युआन बोलता है कि मैं खुद ही देख लूंगा। ये जब ही हान कहता है कि किसी स्ट्रेंजर को घर में लाने से प्राइवेसी की दिक्कत हो सकती है। फैंग तो समझ रही थी कि हान युआन की हेल्प कर रहा है। शाओ बोलती है कि आप सही बोल रहे हो, मैं खुद ही युआन को नहला दिया करूंगी। तो युआन को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। बाद में शाओ युआन के रूम में आती है तो उसको शर्टलेस देखकर शाओ को थोड़ा सा अजीब लगता है। अब युआन जानबूझकर गिरने का नाटक करता है तो शाओ उसे संभाल ले आती है और इसी चक्कर में उसे युआन को किस हो जाता है। शाओ को बहुत ही अजीब लगता है और उसको जल्दी से शर्ट पहनाती है। युआन बोलता है कि वैसे आप मुझे क्लीन कर रही हैं, क्या आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एक लड़की हैं। शाओ बोलती है कि दिक्कत कैसी, मेरी नजरों में तुम एक बच्चे की तरह हो। युआन बोलता है तो आपको लगता है कि मैं छोटा हूँ, और खुद को टच कराते हुए बोलता है कि सही में मैं आपको छोटा लगता हूँ। शाओ बोलती है कि तुम फिर से नॉनसेंस बातें कर रहे हो। युआन कहता है कि आप मुझे छोटा बोल रही थी, पर आपका रिएक्शन तो कुछ और ही बता रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे लिए फील कर रही हैं। तो शाओ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ से भाग जाती है। शाओ को बहुत ही अजीब लगता है और सोचती है कि वह फैंग का छोटा भाई है, वह उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। शाओ युआन को अपने रूम में स्टे करने को बोलकर चली जाती है। अब युआन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। बाद में दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो युआन बोलता है कि 2-3 महीने में आपका ड्रामा स्टार्ट होने वाला है, अगर आपने अभी से स्क्रिप्ट रीड करना स्टार्ट किया तो आपके लिए आसान होगा। शाओ बोलती है पर मुझे मेरी लाइन ऑलरेडी अच्छी तरह से याद है। युआन उसको ये देखने में लगा था तो शाओ पूछती है क्या हुआ। युआन कहता है क्या आपको एक्टिंग इतनी पसंद है, तो शाओ हाँ बोलती है। युआन बोलते हैं कि जब भी आप इतने डिटरमाइंड हैं और जब भी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। शाओ बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा माउथ कुछ ज्यादा ही स्वीट है, इसलिए इतनी मीठी मीठी बातें करते हो। युआन बोलता है कि मुझे तो पता नहीं, आप खुद ही ट्राई क्यों नहीं करती। अब शाओ को सुनकर अजीब लगता है तो युआन बोलता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, एक्चुअली मैंने पहले बोला वह सच है, जब भी मैं आपको एडमायर करता हूँ। शाओ बोलती है तुम एक्टिंग को लेकर इतनी क्यूरियस हो तो तुम मेरे साथ सेंस प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। तो युआन तैयार हो जाता है। शाओ स्क्रिप्ट रीड कर रही होती है तो युआन देखते हैं कि स्क्रिप्ट में किसिंग सीन्स है, तो हान को मैसेज करके जल्दी से किसिंग सीन्स चेंज करवाने को बोलता है। युआन उसके पास आकर उसका नाम लेता है तो शाओ जैसे टर्न होती है दोनों की किस हो जाती है। युआन बोलता है कि अभी आपने सेंस परफॉर्म करने में मेरी हेल्प मांगी थी और उसको अचानक से किस करने लगता है, तो शाओ उसको बाइट कर लेती है। युआन बोलता है कि मैं तो किसिंग सेंस परफॉर्म करने में आपकी हेल्प कर रहा था, शायद मेरी किसिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, मैंने आपको हर्ट कर दिया। शाओ तो इस वक्त ट्रॉमेटाइज थी। युआन नाटक करता है कि आई एम सॉरी, एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट किस था। शाओ बोलती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, वहाँ से भाग जाती है। युआन उसे इतना ऑब्सेस था कि उसे गुस्सा आता है कि फिर से शाओ ने उसे रिजेक्ट किया, इसलिए बोलता है कि अब मुझे फोर्स का इस्तेमाल करना ही होगा। अब शाओ को बहुत ही अजीब लगता है, पर उसे युआन का ही ख्याल आ रहा था, इसलिए सोचती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जल्दी से फैंग को कॉल करती है कि वो चाइना कब वापस आ रही है, क्योंकि शाओ के क्लोज रहना उसके लिए बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। फैंग बोलती है कि वो कुछ टाइम में आ जाएगी। शाओ युआन के पास किस के बारे में बात करने आती है, तो युआन कहता है कि आप एक्टर्स लोग किस परफॉर्म करते तो हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। शाओ बोलती है पर तुम एक्टर नहीं हो, तुम मेरे ब्रदर हो। युआन बोलता है मैं आपका ब्रदर नहीं हूँ, मेरी सिस्टर सिर्फ फैंग है। शाओ बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। युआन कहता है कि आप बोल दो कि मुझे किस करने से आपको कुछ फील नहीं हुआ। शाओ जानबूझकर बोलती है कि हाँ नहीं हुआ। युआन बोलते है कि ठीक है फिर से ट्राई करते हैं। शाओ कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो। युआन बोलता है कि हाँ मैं पागल हूँ, बस आपके लिए, और उसको फोर्स से किस करने लगता है, तो शाओ से अलग कर देती है। युआन बोलता है कि एक बार और आपने मुझे रोका तो शायद मैं आपके साथ और ज्यादा इंटेंस हो जाऊंगा, और उसको पैशनेटली किस करने लगता है। युआन रोते हुए बोलता है कि मैं आपको सही में बहुत ही पसंद करता हूँ, 6 सालों से मैं आपसे प्यार करते हुए आ रहा हूँ। जब मैंने आपको पहली बार देखा जब से मैंने सोच लिया था कि मैं आपका मैन बनूंगा। एब्रॉड में ऐसा एक दिन नहीं गुजरा जिस दिन मैंने आपको याद ना किया हो, एक एक पल आपसे मिलने के लिए तरस रहा था। मुझे बस यही डर लगा रहता था कि कहीं एक भी कदम मैंने गलत लिया तो कहीं मैं आपको खो ना दूं। मैं आपके सामने बैक कर रहा हूँ, जैसा मैं आपको पसंद करता हूँ प्लीज आप भी मुझे पसंद करने लगो।
शाओ को यकीन नहीं होता कि युवान उससे इतना प्यार करते हुए आ रहा है और इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है। अब शाओ सब कुछ सोच सोचकर बहुत ही ड्रिंक कर रही थी और मैनेजर से बताते हैं कि युवान ने उसको कन्फेस किया। मैनेजर बोलती है कि जब भी युवान डिनर पार्टी वाले दिन इतना जेलस था। अब दोनों को रियलाइज होता है कि वो मिस्टीरियस पर्सन युवान ही है जो इतने सालों से चोरी छुपके उसकी हेल्प करते हुए आ रहा है। शाओ को रियलाइज होता है कि वो मास्क पर्सन भी युवान ही था। इधर युवान को पता चलता है कि शाओ ने उसके लिए एक मेल नर्स हायर किया है, तो गुस्से में उस आदमी को यहाँ जाने को बोलता है। युवान असिस्टेंट से शाओ के बारे में पूछता है तो वे बताता है कि इस वक्त मैं शाओ क्लब में है। युवान तो बहुत ही गुस्से में था और बोलता है कि सब कुछ करने के लिए आप ही फोर्स कर रही हैं। और फिर से शाओ बहुत ही नशे में थी। मैनेजर के पास किसी की कॉल आती है, इसलिए मैनेजर बात करने के लिए साइड में चली जाती है। शाओ देखती है कि बारिश हो रही है तो बारिश में भीगते हुए डांस करने लगती है। जल्दी युवान आता है और शाओ को अपने पास बुलाता है। शाओ कहती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो। मैनेजर बोलती है कि शाओ तुम्हें देखना नहीं चाहती, पर युवान बोलता है कि मेरे और शाओ के बीच की बात है, तुम्हें इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। मैनेजर सोचती है कि युवान के सारे फ्रेंड्स इतने पावरफुल हैं, तो हमें ये बात समझ कैसे नहीं आई कि हमने युवान को एक नॉर्मल पर्सन समझ लिया। पक्का युवान भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। युवान शाओ को घर चलने को बोलता है तो शाओ कहती है कि तुम वही मिस्टीरियस पर्सन हो ना जो मेरी हेल्प करते हुए आ रहे थे, मतलब तुम अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर मेरे पास थे, तुम एक नंबर के झूठे हो। युवान बोलता है कि चाहे मेरी कोई भी आइडेंटिटी हो, आपको बनना सिर्फ मेरा ही है, और उसको किस करने लगता है। घर आकर युवान उसको ड्रेस चेंज करने को बोलता है कि उन्हें ठंड लग जाएगी, पर शाओ इतने नशे में थी कि बोलती है कि मुझे बस सोना है, तुम ही मेरे कपड़े चेंज कर दो। तो युवान खुद ही उसके कपड़े चेंज करता है और उसका ध्यान रखने में लगा था। बाद में शाओ बिल्कुल एक बच्चे की तरह युवान को हक करके सो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ की नींद खुलती है तो उसको रात की सारी चीजें याद आने लगती है। युवान उसको ब्रेकफास्ट करने को बोलता है तो शाओ उसे घूर रही थी। तो युवान बोलता है कि आई नो आप मुझसे गुस्सा हैं, इसलिए मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। शाओ बोलती है कि प्रॉमिस करो कि अभी मैं जो भी पूछूंगी उसका सही सही जवाब दोगे, ये झूठ नहीं बोलोगे। तो युवान प्रॉमिस करता है। शाओ बोलती है क्या मास्क वाले आदमी तुम हो? तो युवान हाँ बोलता है। शाओ बोलती है कि तुमने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? युवान बोलता है कि मुझे डर था कि कहीं मैं आपको खो ना दूं। शाओ कहती है तो तुम मुझे इतना पसंद करते हो? युवान बोलता है नहीं, मैं आपको हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। शाओ बोलती है पर मैं तुमसे 6 साल बड़ी हूँ और मैं तुम्हारी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड हूँ। युवान बोलता है कि यहाँ हमारी बात हो रही है, अगर मैं आपकी तरफ 99 स्टेप्स ले रहा हूँ तो क्या आप मेरी तरफ एक स्टेप भी नहीं ले सकती? मैं बैक कर रहा हूँ, प्लीज आप एक स्टेप लेकर तो देखो। शाओ फेस टर्न कर लेती है तो युवान उदास होकर जाने लगता है, पर शाओ उसको अचानक से किस कर लेती है। शाओ बोलती है कि मैं लास्ट स्टेप लेने को तैयार हूँ, तो युवान बहुत ज्यादा इमोशनल जाता है। फाइनली दोनों एक हो चुके थे, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, पर जब भी युवान के पास असिस्टेंट की कॉल आती है तो शाओ शर्मा के वहाँ चली जाती है। युवान असिस्टेंट पे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें कॉल करने का यही टाइम मिला था। असिस्टेंट बोलता है कि आप और मिस शाओ ट्रेंड कर रहे हैं, किसी रिपोर्टर ने उनको किस करते हुए कैप्चर कर लिया था। अब इस बारे में शाओ को भी पता चल गया था। युवान बोलता है क्या आपको इससे प्रॉब्लम है? शाओ बोलती है कि मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल है, मैं आए दिन सब कुछ फेस करती ही रहती हूँ, तुम तो ठीक हो ना? युवान बोलता है क्यों, आपको मेरी परवाह हो रही है? शाओ बोलती है कि हो तो रही है, अब तुम खुश हो? तो युवान स्माइल करने लगता है। शाओ बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो युवान बोलता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब आपको प्रोटेक्ट करने की बारी मेरी है। दिखाता है कि फोटो डिलीट हो चुकी है तो शाओ उसकी आईडी में देख लेती है कि वही शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। युवान माफी मांगने लगता है तो शाओ बोलती है कि कोई बोल रहा था कि वो बहुत ही डिप्रेस्ड है और सब उसको बुली करते हैं और बेचारे के पास कोई जॉब नहीं है, तुम काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। युवान बोलता है कि आई नो मैं गलत हूँ, पर सारा झूठ मैंने बस आपके करीब आने के लिए बोला, और बहुत ज्यादा क्यूट वे में उसे माफी मांगने लगता है। तो शाओ बोलती है कि सब तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। युवान बोलता है कि ऐसी बात है तो बताओ आप क्या खाना चाहती हैं, मैं आपके लिए बनाने को तैयार हूँ, या फिर आप मुझे खाना चाहती हैं? शाओ बोलती है कि तुम्हें खाना चाहती हूँ। तो युवान फिर से उसको सीरियस करने की कोशिश करता है तो शाओ बोलती है कि रहने दो। अब शाओ के ड्रामे की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी और शाओ आउट ऑफ कंट्री जाने वाली थी। तो युवान बोलता है कि आपने मुझे 1 महीने के लिए खुद से दूर रहने को बोला है, इससे अच्छा तो मेरे फिर से पैर टूट जाते, कम से कम आप मेरे पास तो रहती। तो शाओ उसको ऐसे बोलने से मना करती है। जल्दी वह एक्ट्रेस यांगशी आकर शाओ से माफी मांगने लगती है और बोलती है प्लीज प्रेसिडेंट युवान से बोल दो कि वे मुझे माफ कर दें, उन्होंने मेरी एजेंसी बाय करके मुझे एक अनवांटेड कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड करना चाहते हैं, माना मेरी गलती थी पर अब मुझे एहसास हो गया है, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। युवान बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, इस लड़की ने आपका पैर तोड़ने के लिए उन आदमियों को हायर किया था, इसलिए मैं इस लड़की को इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला। शाओ से किस करते हुए बोलती है कि थैंक यू जो मेरे पीछे मेरी इतनी हेल्प करते हुए आ रहे थे। हान बोलता है कि आप चाहते हैं ना कि मैं इस लड़की को माफ कर दूं, पर मेरा इतने से कुछ नहीं होने वाला। शाओ यांगशी को माफ कर देती है तो यांगशी बोलती है कि थैंक यू, अब से मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी। युवान बोलता है कि आप मेरे प्यार का गलत फायदा उठा रही हैं। शाओ बोलती है कि इतना तो बनता है।
युवान उसे किस करने लगता है। अब अब्रॉड जाने से पहले दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर आते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब शाओ अपनी शूटिंग के लिए अब्रॉड चली गई थी। युवान उसको बहुत ही मिस कर रहा था, इसलिए वीडियो कॉल करता है और उसको यहाँ पे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। वैसे ही चैंग आता है तो युवान बोलने लगता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। चैंग बोलता है क्या तुम भूल चुके हो, मैं इस फिल्म का हीरो हूँ, चलो मैं तुम दोनों लव बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करता, और वहाँ चला जाता है। जल्दी वहाँ एक और लड़का आता है जो शाओ का एक्स बॉयफ्रेंड था और उस फिल्म का सेकंड लीड। तो उसको देखकर युवान का मुंह बन जाता है कि वह शाओ के पास क्या कर रहा है। अब युवान बहुत ही उदास था और जब भी फेंग और हान उसके पास आते हैं, फेंग बोलती है वह लड़का शाओ का एक्स बॉयफ्रेंड है। तो युवान हाँ बोलता है। फेंग कहती है मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि शाओ से कुछ भी सीक्रेट छुपा के मत रखो। युवान तो बहुत ही डर चुका था और बोलता है कि कहीं मैं उन्हें खो तो नहीं दूंगा। फेंग बोलती है कि तुम पैनिक मत हो, क्या पता वे दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप के बारे में बात ना करें। युवान बोलता है कि अगर शाओ को पता चल गया कि मैं उनके सारे ब्रेकअप का रीजन हूँ तो वे पक्का मुझे हेट करेंगी। मुझे लगता है कि अब वे मेरे साथ नहीं रहने वाली, अगर ऐसा है तो मैं अभी उनको किडनैप करके अपने पास लाऊंगा। फेंग कहती है क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली। युवान बोलता है कि शाओ मेरी मेडिसिन है और उनके बिना मैं मर जाऊंगा। फेंग को पुश करके जाने लगता है तो हान बोलता है कि काम हो जाओ, अपना गुस्सा फेंग पे उतारने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें अपनी वुमन से प्यार है तो मुझे भी अपनी वुमन से उतना ही प्यार है। युवान चुपचाप चला जाता है। फेंग उसके पीछे जाती है तो हान जाने से मना करता है, बोलता है कि हमें उन दोनों को थोड़ा सा अकेले टाइम देना चाहिए। युवान चैंग को कॉल करता है क्या वे लोग शूटिंग से वापस आ चुके हैं। तो चैंग बोलता है कि हाँ तुम सिस्टर शाओ को पिकअप करने नहीं गए। युवान गाड़ी तेज भगा के शाओ के घर आता है। युवान देखता है कि घर बंद है तो शाओ को कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं मिल रहा था, तो वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद शाओ आती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। युवान बोलता है कि आपका इंतजार। शाओ बोलती है अगर मैं नहीं आती तो। युवान बोलता है कि फिर भी मैं आपका इंतजार करता रहता। तो ये सुनकर शाओ से हक कर लेती है। शाओ बोलती है कि माफ करना, वहाँ पे सिग्नल की प्रॉब्लम थी और ऊपर से मेरा फोन टूट गया, इसलिए मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता चलेगा कि मेरे सारे ब्रेकअप्स तुमने कराए हैं तो मैं तुमसे नफरत करने लगूंगी। युवान बोलता है गुस्सा नहीं है। शाओ बोलती है कि मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, उल्टा मैं हैप्पी हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो। थैंक यू मुझे पसंद करने के लिए, थैंक यू मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे भी वो सारे लड़के मेरे लिए ठीक नहीं थे, मैं हैप्पी हूँ कि तुम मेरे पास हो। फाइनली उसे लव यू बोलती है तो युवान उसे किस करता है और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।